हाँ, शुरू किया जाए भाई। कल हमारे आपके बीच में चर्चा चल रही थी थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड से एक तो थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है और दूसरा मैंने बताया था थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है। एक्चुअल में थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड के अंदर एक सेल पाई जाती हैं जिन्हें सी सेल कहते हैं, या इन्हीं को क्या कहा जाता था, पैराफॉलिकुलर सेल कहते हैं। इनसे थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन नेचर में कैसा है? प्रोटीन है। कैसा है? प्रोटीन है। ये बात तुम्हें याद रखना है। और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन कैल्शियम और फास्फेट मेटाबॉलिज्म पर कंट्रोल करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, elimination of calcium ion through urine, but reabsorption of phosphate ion in the uriniferous tubules of kidney। मैंने क्या बताया? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन की उपस्थिति में कैल्शियम आयन किडनी के अंदर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कैल्शियम आयनों को यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकालता है। मतलब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, तब उसे क्या कहते हैं? हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। और फास्फेट आयन का लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है। तो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन एक हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन है क्योंकि कैल्शियम आयन के लेवल को कम करता है। दूसरी बात देखा जाए तो ये तो थायराइड ग्लैंड के बारे में थी। मैंने बताया था कि थायराइड ग्लैंड, ये सपोज करिए ये ट्रैकिया थी और ट्रैकिया के ऊपर क्या होता है? ये लैरिंग्स होता है। और जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स का साउंड प्रोड्यूसिंग आर्गन कौन सा होता है? लैरिंग्स होता है। और लैरिंग्स के लेटरल साइड में ये बाइलोब ग्लैंड पाई जाती है। इस बाइलोब ग्लैंड को क्या कहते हैं? थायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो ये थायराइड ग्लैंड मैंने बना दिया। ये थायराइड ग्लैंड ये पाई गई है। और तुमको मैंने बताया थायराइड ग्लैंड जो होती है बिगेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी की बिगेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। और ये भी मैंने बताया है थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब आपस में एक संयोजी ऊतक की पट्टी के द्वारा अटैच रहते हैं। जो ये संयोजी ऊतक की पट्टी होती है इसे अपन क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं। अब प्रत्येक थायराइड ग्लैंड के लोब में देखा जाए क्या होता है? वन पेयर पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती हैं। इस प्रकार से प्रत्येक लोब में वन पेयर पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती हैं। तो इनको क्या कहते हैं? ये पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती हैं। थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। तो पैराथायराइड ग्लैंड एक्चुअल में थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में पाई जाती हैं। संख्या में कितनी होती है? 2 पेयर होती हैं। 1 पेयर प्रत्येक लोब में पाई जाती हैं। दूसरी बात देखा जाए पैराथायराइड की ओरिजिन कैसी होती है? एंडोडर्मल। थायराइड ग्लैंड की भी ओरिजिन कैसी होती है? एंडोडर्मल होती है। पीनियल बॉडी की ओरिजिन कैसी होती है? एक्टोडर्मल होती है। अब देखा जाए क्या होता है तो पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में पाई जाती है और कितने होते हैं? 2 पेयर्स होती हैं। अब पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा एक हार्मोन सिक्रीट होता है। ये जो हार्मोन सिक्रीट होता है ये पैराथार्मोन हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कहा जाता है पैराथार्मोन। ये हार्मोन कहते हैं। हार्मोन कहा जाता है। हार्मोन कहते हैं। साल्ट में से क्या कहते हैं? पीटीएच कहते हैं या पैराथायरॉयड हार्मोन भी कहते हैं। इसे चाहे पैराथार्मोन हार्मोन कहो चाहे पैराथायरॉयड हार्मोन कहो, दोनों बातें एक होती हैं। तो ये साल्ट में कहलाता है। अब प्रश्न आता है पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन नेचर में कैसा होता है? ये पेप्टाइड होता है। नेचर में कैसा होता है? पेप्टाइड होता है।
अब तुम्हें जो बताने जा रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन भी ये क्या है, सपोज करिए ये पीटीएच हार्मोन है, ये पैराथायरॉयड हार्मोन है, ये पैराथायरॉयड हार्मोन है, पीटीएच है, ये पैराथायरॉयड हार्मोन है। ये क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन है, ये थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन है। दोनों हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, मतलब दोनों हार्मोन, ये भी क्या काम करता है, कैल्शियम और फास्फेट मेटाबॉलिज्म पर कंट्रोल करता है। ये भी क्या करता है, कैल्शियम और फास्फेट मेटाबॉलिज्म पर कंट्रोल करता है। तुम्हें याद रखना है, इस पर क्वेश्चन आता है। लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। कैसे? पैराथायरॉयड हार्मोन क्या काम करता है, कैल्शियम आयनों को रीएब्जॉर्ब कराता है, और ये कैल्शियम आयन रीएब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जा कर के मिलेंगे। और कहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है, किडनी में होता है, वृक्कों के अंदर होता है, और इंटेस्टाइन के अंदर कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब कराता है। तो किडनी के अंदर रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं और इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और फास्फेट आयनों को यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकाला जाता है। यहाँ पर देखा जाए थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम आयनों को यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकालता है और फास्फेट आयनों को रीएब्जॉर्ब कराता है। तो इस हार्मोन के कारण ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब ये कैसा होगा, हाइपर कैल्सिमिक होगा। ये कैसा हार्मोन है, हाइपर, ये होता है हाइपर कैल्सिमिक, ये हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है। मतलब ये कैल्शियम आयनों के लेवल को ब्लड में बढ़ाता है, और ये कैसा होता है, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन होता है। ये हाइपोकैल्सिमिक कैल्सिमिक हार्मोन है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम आयन के लेवल को बढ़ाता है, मतलब ये हाइपर कैल्सिमिक है। और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम कराता है, मतलब ये हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है। तो ये कैल्शियम आयनों को किडनी में रीएब्जॉर्ब कराता है और इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब कराता है, लेकिन फास्फेट आयनों को यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकालता है। थायरोकैल्सिटोनिन क्या काम करता है, ये कैल्शियम आयनों को यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकालता है, लेकिन फास्फेट आयनों को रीएब्जॉर्ब कराता है। इसका मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन एक दूसरे के कैसे होते हैं, एंटागोनिस्टिक होते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि जो हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं उन्हें एंटागोनिस्टिक कहते हैं, और अगर दो हार्मोन मिलकर एक काम करते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं, सिनर्जिज्म कहते हैं। तो सिनर्जिज्म में मैंने बताया जब दो हार्मोन के वर्क सेम होते हैं, जैसे FSH और LH, ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के कैसे होते हैं, सिनर्जिज्म होते हैं। लेकिन पैराथायरॉयड हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, मतलब ये कैसे हैं, एंटागोनिस्टिक होते हैं। अब देखा जाए पैराथायरॉयड हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर काम क्या करता है, इसके ऊपर देखा जाए पहला काम तो कैल्शियम और फास्फेट का लेवल मेंटेन बना रहता है। इन दोनों हार्मोन की प्रेजेंस के कारण एक घटाता है तो दूसरा बढ़ाता है, मतलब कैल्शियम का लेवल ब्लड में मेंटेन बना रहता है इन दोनों हार्मोन की हेल्प से। बोन के फार्मेशन को स्टिमुलेट करता है, बोन का फार्मेशन अच्छे से होता है। दूसरी बात देखा जाए, जब साइनेप्स के स्थान पर इम्पल्स का कंडक्शन होता है, मतलब जब इम्पल्स एक नर्व से दूसरी नर्व में पहुंचता है
उस समय भी कैल्शियम आयनों की ज़रूरत होती है। तो ये कैल्शियम आयन साइनेप्स के स्थान पर इम्पल्स के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। और दूसरी बात देखा जाए, जब चोट लग जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है, तो ब्लड कोआगुलेशन के लिए भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। और ये क्या काम करता है, ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करता है। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया है कि ब्लड कोआगुलेशन के लिए कैल्शियम आयन की ज़रूरत होती है, विटामिन के की ज़रूरत होती है, और फाइब्रिनोजन प्रोटीन की ज़रूरत होती है, प्रोथ्रम्बिन की ज़रूरत होती है। इनमें से अगर कोई भी चीज़ एब्सेंट है तो इसका मतलब हमारी ब्लड क्लॉटिंग फेल हो जाएगी। तो कैल्शियम आयन ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी ज़रूरी होते हैं और मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी ज़रूरी होते हैं। अगर कैल्शियम आयन नहीं होंगे तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पाएगी, मतलब पैरालिसिस हो जाएगी। तो इन सारे कामों के लिए पैराथायराइड हार्मोन का होना ज़रूरी है, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम को बनाए रखता है। अगर जो ये पैराथायराइड हार्मोन की कमी हो जाए बॉडी में, अगर बच्चों में पैराथायराइड हार्मोन कम हो जाता है तो इसका मतलब कैल्शियम आयन का लेवल कम हो जाएगा। तब उसे क्या कहते हैं, हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। इसका मतलब बोन का फॉर्मेशन ठीक से नहीं होगा, बोन छोटी रह जाएंगी, पतली हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी और टेढ़ी हो जाती हैं। तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं, रिकेट्स डिजीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। हिंदी में सूखा रोग कहते हैं। और रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से भी होता है। तो रिकेट्स किस में होता है, बच्चों में होता है। मैंने क्या बताया, अगर बच्चों के अंदर ये हार्मोन कम क्वांटिटी में सिक्रीट होगा तो बोन का फॉर्मेशन ठीक से नहीं होगा, बोन छोटी रह जाएंगी, पतली हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं, रिकेट्स रोग कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं। और ये रोग विटामिन डी की कमी से भी होता है और बच्चों में होता है, एडल्ट में नहीं होता है। अगर पैराथायराइड हार्मोन एडल्ट में कम होता है, सिक्रीट होता है कम क्वांटिटी में, तो बोन बहुत आसानी से टूटने लगती हैं। तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया डिजीज़ कहते हैं। थोड़ा सा भी बोन में चोट लग जाएगी, फ्रैक्चर हो जाता है। तो अगर एडल्ट के अंदर पैराथायराइड हार्मोन कम सिक्रीट होता है तब ऑस्टियोमलेशिया डिजीज़ हो जाती है। और ऑस्टियोमलेशिया में मैंने क्या बताया, बोन्स आसानी से फ्रैक्चर हो जाते हैं बोन में। दूसरी बात देखा जाए, अगर ये पैराथायराइड कम सिक्रीट होता है तो कभी कभी क्या होता है, नेक रीजन की मसल जो होती हैं समय से अधिक समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, समय पर रिलैक्स नहीं हो पाती हैं, जैसे ट्रेकिया के अंदर का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तब न तो ऑक्सीजन अंदर जा पाएगी और न ही CO2 बाहर निकल पाएगी, मतलब ब्रीदिंग क्या होगी, बंद हो जाएगी। तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं, टिटैनी डिजीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, टिटैनी डिजीज़ कहते हैं। और एक होती है टेटनस डिजीज़। टेटनस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है, तो टेटनस काज ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। और टिटैनी किससे होता है, पैराथायराइड हार्मोन की कमी से होता है। तो इसमें मैंने क्या बताया, नेक रीजन की जो मसल्स होती हैं समय से अधिक समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और समय पर रिलैक्स नहीं हो पाती हैं, जैसे ब्रीदिंग बंद हो जाती है और एनिमल की डेथ हो जाती है। तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं, टिटैनी डिजीज़ कहते हैं। तो टिटैनी एक हार्मोनल डिजीज़ है, लेकिन टेटनस कैसी है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये बात तुम्हें याद रखना है, टिटैनी अलग है और टेटनस अलग है। उसके बाद में देखा जाए, अगर पैराथायराइड हार्मोन अधिक क्वांटिटी में सिक्रीट होता है, नॉर्मल से ज़्यादा सिक्रीट होता है, तो कभी कभी क्या होता है, बोन के अंतिम सिरे मेल्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, पिघलना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे बोन में छोटे छोटे छेद बन जाते हैं। तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, पूरी पूरी बोन के स्थान पर पतले पतले फाइबर बन जाते हैं।
जब पैराथायराइड हार्मोन अधिक सिक्रीट होता है तो कभी कभी बोन के स्थान पर पतले पतले फाइबर बन जाते हैं या गोल गोल सिस्ट बन जाती हैं, तब उस डिजीज़ को क्या कहते हैं? आस्टिटिस फाइब्रोसा सिस्टिका डिजीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? आस्टिटिस फाइब्रोसा सिस्टिका डिजीज़ कहते हैं। मैंने क्या बताया? अगर पैराथायराइड हार्मोन अधिक मात्रा में सिक्रीट होता है तो कभी कभी बोन के अंतिम सिरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब पिघलने लगते हैं, गलने लगते हैं और बोन में छोटे छोटे छेद बन जाते हैं, तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ कहते हैं। और मैंने बताया कभी कभी पूरी पूरी बोन के स्थान पर पतले पतले फाइबर बन जाते हैं, पतले पतले फाइबर बन जाते हैं या गोल गोल सिस्ट बन जाती हैं, तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं? आस्टिटिस फाइब्रोसा सिस्टिका डिजीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? आस्टिटिस फाइब्रोसा सिस्टिका डिजीज़ कहते हैं। तो इतनी बातें होती हैं पैराथायराइड ग्लैंड जो तुम्हें याद रखना होगा। आगे देखा जाए अगली ग्लैंड कौन सी है? थाइमस ग्लैंड के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। थाइमस ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है? थोरैक्स रीजन में पाई जाती है और हार्ट के ठीक ऊपर लोकेटेड होती है। थोरैक्स रीजन में और हार्ट के जस्ट ऊपर पाई जाती है। तो तुमको मैंने बताया है, अगर यहाँ पर देखा जाए सपोज करिए ये अपना हार्ट है, मान लेते हैं इस प्रकार से ये हार्ट है। इसमें कई क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, तुमको याद रखना होगा। ये सपोज करिए अपना हार्ट है, हार्ट के बारे में सब कुछ मैंने बताया है। ये मान लेते हैं हार्ट है, इस प्रकार से ये हार्ट है और तुमको मालूम है हार्ट थोरैसिक कैविटी के अंदर पाया जाता है। अब यहाँ पर ये हार्ट के ठीक ऊपर यहाँ पर बाइलोब ग्लैंड पाई जाती है, मतलब दो पिंडों की बनी हुई ग्लैंड पाई जाती है। ये जो बाइलोब ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड को क्या कहते हैं? थाइमस ग्लैंड कहते हैं। तो ये कहलाती है थाइमस ग्लैंड कहते हैं। और थाइमस ग्लैंड कैसी होती है? बाइलोब्ड होती है। कैसी है? बाइलोब्ड होती है। ये बाइलोब्ड होती है। और ये भी कैसी होती है? पिंक कलर की होती है। यह पिंक कलर की होती है। और ओरिजिन कैसी होती है? एंडोडर्मल होती है। एंडोडर्मल होती है। ये बातें आपको याद रखनी है, एंडोडर्मल होती है। एक बात और तुम्हें याद रखना है, थाइमस ग्लैंड जन्म से लेकर के लगभग 14 वर्ष तक, बर्थ टू 14 ईयर तक ये डेवलप होती है और आफ्टर 14 ईयर धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इसका मतलब ये इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी ग्लैंड है। तो ये भी तुम्हें याद रखना है, ये जन्म से लेकर के 14 साल तक तो विकसित होती है और 14 साल के बाद धीरे धीरे ये नष्ट हो जाती है। आगे देखा जाए थाइमस ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, उस हार्मोन को क्या कहते हैं? थाइमोसिन हार्मोन कहते हैं। क्या कहलाता है? ये थाइमोसिन हार्मोन कहलाता है। थाइमोसिन हार्मोन कहलाता है। और थाइमोसिन हार्मोन नेचर में कैसा होता है? पेप्टाइड होता है। तो ये पेप्टाइड हार्मोन है। एक नेचर कैसा है? पेप्टाइड होता है। ये बात हमको मालूम हो गई। अब प्रश्न आता है थाइमोसिन हार्मोन क्या काम करता है? देखा जाए क्या होता है। एक होती हैं टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। टी लिम्फोसाइट के डिफ्रेंशिएशन के लिए ये ज़रूरी होता है, मतलब टी लिम्फोसाइट्स, ये टी लिम्फोसाइट। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर तुमसे पूछ लिया गया बताइए टी लिम्फोसाइट कहाँ पर बनती है, तो टी लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनती है। और अगर तुमसे पूछ लिया गया टी लिम्फोसाइट का डिफ्रेंशिएशन कहाँ पर होता है, तो थाइमस ग्लैंड में होता है। तो टी लिम्फोसाइट का डिफ्रेंशिएशन कहाँ पर होता है? थाइमस ग्लैंड में होता है। और डिफ्रेंशिएशन को स्टिमुलेट कौन करता है? थाइमोसिन हार्मोन करता है।
ये ज़रूर याद रखना है। जब टी लिम्फोसाइट का डिफ्रेंशिएशन होता है तो किस टाइप की इम्यूनिटी डेवलप होती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप होती है। कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसके कारण डेवलप होती है? टी लिम्फोसाइट के कारण डेवलप होती है। दूसरी बात देखा जाए, थाइमोसिन हार्मोन और क्या काम करता है? बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को ये बढ़ाता है, स्टिमुलेट कराता है। और जब बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो जाती है तब उसे क्या कहते हैं? ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। तो थाइमोसिन हार्मोन ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी को कौन इनिशिएट करता है, कौन बढ़ावा देता है? तो आपका आंसर होगा थाइमस ग्लैंड। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को कौन स्टिमुलेट करता है तो आपका आंसर होगा थाइमस ग्लैंड। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है टी लिम्फोसाइट के डिफ्रेंशिएट कौन कराता है तो आपका आंसर होगा थाइमस ग्लैंड। एक चीज़ आपने देखा होगा, नाम सुना होगा एड्स। एड्स डिजीज सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी? यूएसए में स्टार्ट हुई थी। 1981 में स्टार्ट हुई थी और इंडिया में 1986 में डिस्कवर्ड हुई थी। सबसे पहले अमेरिका में डिस्कवर्ड की गई थी। और एड्स वायरस जो होता है टी लिम्फोसाइट पर ही अटैक करता है, टी लिम्फोसाइट को किल करता है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो एड्स वायरस किसे किल करता है? टी लिम्फोसाइट को किल करता है। और जैसे जैसे टी लिम्फोसाइट किल होती जाएंगी बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर होती जाएगी। और जब बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो प्रतिदिन पैथोजेनस माइक्रोब्स का अटैक होता जाएगा। इसका मतलब बॉडी में बीमारियां बढ़ती जाएंगी और व्यक्ति लगातार कमज़ोर होता जाएगा और अंत में उसकी डेथ हो जाएगी। और तुम्हें ये भी साथ साथ बता दें, एड्स वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एड्स वायरस के अंदर डीएनए के कितने टुकड़े पाए जाते हैं? तो 2 टुकड़े पाए जाते हैं, समझे? तो एड्स वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और एड्स वायरस टी लिम्फोसाइट को किल करता है। और जैसे जैसे टी लिम्फोसाइट किल होते जाएंगे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कमज़ोर होती जाएगी। इसका मतलब पैथोजेनस माइक्रोब से बॉडी में लड़ने की क्षमता दिन पर दिन कम होती जाएगी। और जब बॉडी के अंदर पैथोजेनस माइक्रोब से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी तो दिन पर दिन बीमारियां बॉडी में बढ़ती चली जाएंगी और अंत में डेथ हो जाएगी। एक बात तुमको बता दें, एड्स एक ऐसा रोग है जो ठीक नहीं होता है, ठीक है? हाँ, अगर जो आप प्रॉपर इलाज कराओगे तो डेथ का टाइम बढ़ सकता है। नहीं इलाज कराओगे तो पता लगा 1 दिन 1 साल के अंदर मर जाओगे। अगर इलाज कराओगे तो 2-3 साल तक चल जाओगे। मतलब डेथ को हम अवॉइड नहीं कर, डेथ को हम मतलब रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट डेथ पीरियड को हम बढ़ा सकते हैं बाय ट्रीटमेंट। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इस डिजीज़ के प्रति व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए। तो ये थाइमोसिन हार्मोन थाइमस से ग्लैंड से सेक्रीट होता है। नेचर में कैसा होता है? पेप्टाइड हार्मोन होता है। एक बात और बता दें, थाइमस ग्लैंड के अंदर जो सेल्स के ग्रुप पाए जाते हैं उन्हें हेसल्स कार्पेसल्स कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हेसल्स कार्पेसल्स कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा थाइमस ग्लैंड में पाए जाते हैं। तो बॉडी के अंदर डिफेंस पावर के लिए जिम्मेदार मेन ग्लैंड कौन सी है? थाइमस ग्लैंड होती है। देखिए, मैंने बताया है बर्थ से लेकर के 14 साल तक विकसित होती है, क्योंकि बाल्यावस्था में बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम डेवलप होती है और इस ग्लैंड की ज़रूरत होती है, इसलिए ये डेवलप होती है। 14 साल के बाद में बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाता है, इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, इस ग्लैंड की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है, इसलिए धीरे धीरे ये नष्ट हो जाती है। तो तुम्हें याद रखना है इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्लैंड कौन सी है? थाइमस ग्लैंड है मेनली।
समझे। तो टी लिम्फोसाइट के डिफ्रेंसिएशन के लिए थाइमोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है और एड्स वायरस टी लिम्फोसाइट को ही किल करता है, जैसे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी लगातार कम होती जाती है। तो आज की सेवा इतनी। बेस्ट ऑफ लक और जम करके तैयारी करिए और ये समझ कर करिए एग्जामिनेशन कल है, सफलता आपके चरण चूमेगी।